हेलो एवरीवन। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक राया नामी किंगडम का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कंपटीशन ही स्टार्ट हो रहा था। अब जिस मास्क वाले पर्सन को सभी प्रिंस मैकी समझ रहे होते हैं वो तो एक्चुअली में उसका पर्सनल बॉडीगार्ड कैमिन ही था। वेल फर्स्ट राउंड के साथ साथ ये सेकंड एंड लास्ट राउंड भी आसानी से विन कर जाता है। सारे सरप्राइज और खुश के अचानक मैकी इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। किंग ने तो आई से पहचान ही लिया था कि ये तो उनका बेटा है ही नहीं। बस क्वीन ही कुछ ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रही होती हैं कि मेरा बेटा जीत ही गया। अब बाद में जैसे ही सबको पता चलता है कि ये तो कैमिन है वो इस पे भड़क जाते हैं कि अगर तुम यहाँ पे हो तो फिर मैकी कहाँ गया। दूसरी तरफ हमें हमारी फीमेल लीड मैथ को ही दिखाया जाता है जो कि अपनी मम्मी के कहने पे मदर्स डे पे फ़ोटोशूट ही करवाने आई थी। मैट एक रिच एंड स्पॉइल्ड गर्ल है। लास्ट इवेंट में इसने इतनी बुरी हरकत की थी कि अब इसकी रेपुटेशन को बचाने के लिए ही मम्मी ने इसे इधर भेजा। दूसरी तरफ देखा जाए तो किंग के हाथों कैमिन की अच्छी खासी शामत आई होती है कि तुमने आखिर मैगी को आज के दिन अपने हाथों से कहीं जाने भी कैसे दिया। इतना इम्पोर्टेंट दिन था। साथ ही साथ उनसे पूछने भी लगते हैं कि वो आखिर गया तो गया कहाँ, ये भी बता दो। केविन बताना तो नहीं चाहता था पर उसका साथी साइन फिर उन्हें बता देता है कि कहीं ये फिर केविन को ही पनिश ना कर दे। गलती तो सारी प्रिंस की ही है ना। इधर प्रिंस साहब एक लड़की के साथ मस्ती करने में बिजी। सर्वेंट उसे किंग का बताने के लिए आता तो है बट तब तक बहुत ही लेट हो चुकी थी। उसके मैगी को बताने तक इसके बाबा की एंट्री हो ही जाती है। वो तो ये सीन देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये भी शर्मिंदा जानता था कि अब बस मेरी खैर नहीं। मैट का शूट बच्चों के साथ करवाने का कह के इन मैडम ने तो फिर एक बिजनेसमैन के बेटे को ही बुलवा लिया था जो खामखा में इसे चिपके ही जा रहा होता है। ये भी फिर अपनी हाई हील्स वाले शूज़ उसके पाँव पे ही दे मारती है। मजबूरी में फ़ोटोशूट तो खैर उसे करवाना पड़ गया था। एंड पे फिर कैमरे से मेमोरी कार्ड निकाल के सभी को सबक सिखा देती है। ये उसे ढूंढने में बिजी। तब तक इसने तो वो विंडो से बाहर ही फेंक दिया था। अब ये साहब फिर उसे लिफ्ट देने की बात करने लगते हैं। ये भी फिर ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है कि अगर मेरे साथ चलना है तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। वो भी मान गया था और बस फिर क्या था, इतनी फास्ट गाड़ी चलाती है कि उसकी चीखें ही निकल जाती हैं। दूसरी तरफ डैड ने मैगी को पनिशमेंट देने का डिसाइड कर लिया था कि कोई भला इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। इतने अच्छे मौका पे आए ही नहीं। मम्मी तो फिर अपने बेटे की ही साइड लेने लगी थी। इवन के सभी इन्हें माफ़ करने को कहते हैं पर वो नहीं मानने वाले थे कि जो इसने हरकत की है उसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। मैट इसे फिर वेक बोर्ड पार्क ही लेके आ चुकी थी और डेट पे जाने का कह के इसकी हालत ही ख़राब कर देती है। इवन के वो तो बेहोश होकर पानी में ही गिर गया था। घर पे अब हमें मैट की आंटी को ही दिखाया जाता है जो कि इसकी मम्मी यानी कि अपनी सिस्टर को उसके किए करतूतों का बताने ही आई थी कि देखो अपनी बेटी को उसने आज किसी बंदे को मारने की कोशिश की है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। अब हमें ये भी पता चलता है कि मॉम भी रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। बस उन्होंने शादी किसी कॉमन पर्सन से कर ली थी ना। सो एक तरह से मैट भी प्रिंसेस ही है। अभी के लिए तो उन्हें बस मैट की कुछ अकल ठिकाने लगानी थी। इधर मैगी की जगह कैमिन आगे आ जाता है। डैड तो उस पर फिर भड़क ही जाते हैं कि मुझे इसे मारने से अब कोई भी नहीं रोकेगा बस। और इसी दौरान ही उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मम्मी ने तो अपना लेक्चर इसके घर आते ही देना स्टार्ट कर दिया था कि अब तो तुम घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकालोगी। मैगी से अपोलोजाइज़ करने आता है कि मेरी वजह से तुम्हारी ये कंडीशन हुई है। कैमिन इसे बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है तो वो भी इसे अपना भाई ही मानता है। अभी के लिए तो उसे कैमिन से डांट पड़ जाती है कि यूं मेरे बगैर कहीं जाने की क्या ज़रूरत थी। अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया होता तो वो तो इसे बिना बताए ही अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चुक गया था। मम्मी सारा कसूरवार कैमिन को ही मानती हैं कि उसने जानबूझ के मेरे बेटे को गायब करवा के खुद ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। पर डैड इस बात पे बिलीव नहीं करते। उन्हें उस पर पूरा पूरा ट्रस्ट था। मम्मी के भाई यहाँ के जनरल हैं और ये भी चाहते हैं कि अपनी बेटी हरुई की शादी वो मैकी से करवा के अपना कब्जा इस किंगडम पे जमा ही लें। वेल साथ ही साथ उन्हें कैमिन तो एक आंख भी नहीं पाता। हर दफ़ा उसी की वजह से इनकी कुछ बातें सुनी ही नहीं जाती। इधर इसे मम्मी ने पनिशमेंट दी हुई थी और तब तक घर से बाहर निकलने नहीं देने वाली थी जब तक इसकी बर्थडे पार्टी ख़त्म ना हो जाती जो कि करीब ही आने वाली थी। कैमिन किंग के कहने पे उनसे मिलने आया था और इसी टाइम पे हमें दूसरी तरफ मैट के डैड भी दिखाए जाते हैं जो कि थाईलैंड की फेमस बिजनेसमैन में से शामिल हैं। यहीं पे हम उनके असिस्टेंट हेमन को भी देखते हैं।
अभी उन्हें किंग की कॉल आ जाती है, जो कि 20 साल पहले की ये प्रॉमिस की उन्हें याद दिला रहे थे कि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, सो हमें शादी करवा देनी चाहिए। किंग और डैड दोनों एक ही यूनि में पढ़ते थे, सो उनकी फ्रेंडशिप गहरी होने की वजह से उन्होंने अपने बच्चों की भी एक साथ ही में शादी करवाने का भी प्रॉमिस कर ही लिया था। ये तो रूम में बैठे बैठे बोर ही हो रही होती है। डैड के आने का सुन के उन्हें मिलने के लिए फिर भाग ही जाती है। बाहर से ही इसने मम्मी पापा की अपनी शादी को लेकर सारी बातें सुन ली थी, जो कि किसी क्राउन प्रिंस से ही करवाने की ही बातें कर रहे थे। ये तो अब सामने आके साफ इनकार कर देती है कि मैंने किसी से भी अभी फ़िलहाल के लिए तो शादी नहीं करनी। पर मॉम ने तो पक्का डिसाइड कर लिया था कि अब तो तुम्हारी शादी पक्की मैकी से होके ही रहेगी, उसके अलावा हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाले हैं। बाकी डैड और किंग की फ्रेंडशिप का भी उसे बता दिया जाता है। ये उधर मैकी को गुड बाय कहने आया था कि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, सो तब तक अपनी इयररिंग्स किसी को भी ना देना। ओके, लेट मी टेल यू गाइस, इनके किंगडम में एक रूल है कि प्रिंस जिससे भी शादी करता है उसे अपनी एक इयररिंग उतार के अपनी वाइफ को ही देनी पड़ती है। सो इसी वजह से मैकी की फ्लर्टी तबीयत को देख के ही ये उसे फिर वार्न करके ही थाईलैंड जाने वाला था, वो भी किंग के कहने पे। ये मैडम घर पे गुड बाय लेटर लिख के फिर ये कंट्री ही छोड़ के जाने वाली थी कि मैंने किसी भी क्राउन प्रिंस से बिल्कुल भी शादी नहीं करनी। हेल्प तो उसने फिर हेमंत से ही मांग ली थी, जो कि इसका फ्रेंड भी है, और ये भी कहा था कि इस बारे में किसी को भी मत बताना। जाते हुए कैमन से फिर ये टकरा भी जाती है, सो इसी चक्कर में इसकी टिकट तो यहीं पे नीचे गिर गई थी। अब सामने से आंटी को देख के छुपने के लिए फिर भागने की कोशिश करती है। ये टिकट में से मैट का नेम पढ़ के ना सरप्राइज के, अच्छा तो ये वही लड़की है जिसके लिए मुझे किंग ने यहाँ पे भेजा है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किंग भी जानते हैं कि जनरल अपनी बेटी की शादी मैकी से करवाना चाहता है, पर ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अब जल्द ही कैमिन को मैट का पता लगाने के लिए थाईलैंड भेजा। वो उसके मुतालिक जो भी मालूम होता है सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं देता रहे। साथ ही साथ उसकी फ़ोटो भी इसे दिखाई दी थी और उसके घर वालों से भी जाके इनके मामले को लेके बात करे। मम्मी पापा इसका छोड़ा लेटर पढ़ के तो टेंशन में ही आ जाते हैं और जल्दी से हेमंत को कॉल करके मैट को ढूंढने के लिए कहने लगे थे। कैमिन ने फिर फाइनली उसे ढूंढ ही लिया था एंड देन साथ ही साथ उसे टिकट भी दे ही देता है। ये तो जब फिर उसे टिकट पकड़ रही होती है तो तब आंटी को आता देख के इसे हक कर लेती है। तभी बहुत सारे गार्ड्स को खुद की फ़ोटो लेते घूमते देख के ये तो और ही ज़्यादा डर जाती है कि उन्होंने अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी, और फिर इसी से ही हेल्प मांगने लगी थी कि मेरे डैड मेरी ज़बरदस्ती एक माफिया पर्सन से शादी करवाना चाहते हैं जिसकी ऑलरेडी 10 पत्नियां हैं, सो क्या तुम मुझे यहाँ से भगाने में हेल्प करोगे। ये तो उसकी सारी बात समझ गया था कि ये तो मैकी से शादी से बचने के लिए ही ऐसा कर रही है। सो इसे रेस्ट रूम जाने का कह के खुद फिर हेमंत को आके इसके यहाँ होने का बता देता है। सो इस तरह ये मैडम तो फिर पकड़ी ही जाती हैं। रात को मैट की होने वाली बर्थडे पार्टी का इसे पता चल चुका था, सो ये उधर जाने का सोचता। इसके थाईलैंड पहुंचने की खबर किंग को भी मिल ही चुकी होती है। नेक्स्ट अब फिर कैमिन एक रिपोर्टर बन के ही पार्टी में आ चुका था। इसकी केयरटेकर मिंत्रा ने आज रात के सारे शेड्यूल का इसे बता दिया होता है कि तुम्हारी फ़ोटोज़ और वीडियोस वगैरह बन के फिर राया किंगडम भी जाएंगी। साथ ही साथ मैकी की फ़ोटो भी इसे दिखा देती है कि इससे फिर आपके मम्मी पापा शादी करना चाहते हैं, पर इसे तो वो कोई ख़ास पसंद ही नहीं आया था कि मुझे इससे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी। बाकी फिर आज की पार्टी को ख़राब करने के लिए इसे एक आइडिया मिल ही जाता है कि सबको मैं अच्छा खासा सरप्राइज़ दूंगी। और फिर साथ में ईवल से स्माइल भी पास करती है। कैमिन जैसे हैंडसम से बंदे को देख के शूटिंग ऑनर तो मैट के हवाले से वो जो भी पूछता है ना सब कुछ बता देती है कि वो तो बहुत ही स्पॉइल्ड गर्ल है वगैरह वगैरह। अभी तो यहाँ पे सभी खड़े ही थे और साथ ही साथ फिर मैट की परफॉर्मेंस देखने के लिए भी रेडी ही होते हैं। वेल जब वो यहाँ पे आती है ना तो उसका फेस देख के सभी लोग तो हंसने ही लग जाते हैं, उनमें कैमिन भी शामिल था। मॉम डैड की शक्लें पे यहाँ पे देखने वाली कि इस लड़की का पता नहीं क्या बनेगा। ये अभी डांस कर ही रही थी कि एक वेटर इसे शूट करने के लिए फिर गन निकाल लेता है। इस पर्सन का निशाना डैडी थे। खैर कैमिन ने तो फिर उन्हें बचा ही लिया होता है और उसे पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ लगाता है। मैट कैमिन को फॉलो करने लगती है। वो समझ रही थी कि डैड पे अटैक इसी ने ही किया था। इसने इतनी मुश्किल से जाके इन गुंडों को पकड़ा था कि ऊपर से मैट की एंट्री हो जाती है
और बस उसी की वजह से ही वो तो भाग ही जाती हैं। ये कैमिन की दुर्गत बनाने लगी थी कि तुमने मेरे डैड को क्यों मारने की कोशिश की। वो तो समझाता भी है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जैसा तुम समझ रही है ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने अटैक किया था वो तो भाग भी गए हैं। ऊपर से पुलिस ही पहुंच आई थी और ये मैडम फिर इसे ही पकड़वा देती है कि इसी ने ही मेरे डैड को मारने की कोशिश की थी। पुलिस स्टेशन आके इसने बात क्लियर कर भी दी होती है कि मैं जस्ट इसके डैड के कल्प्रिट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और इसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। पर ये उसकी बात पे विश्वास नहीं करने वाली थी। डैड फिर पुलिस स्टेशन पहुंच आए होते हैं। इन्होंने कैमिन की बेल करवा दी थी और ये भी उन्हें मालूम हो ही चुका होता है कि ये तो किंग की तरफ से ही भेजा हुआ आदमी है। मैट तो फिर हेमन के साथ मिलकर घर ही आ चुकी थी। इसे तो मम्मी से फिर थप्पड़ भी पड़ जाता है कि बिना बताए तुमने फिर कल्प्रिट्स के पीछे भागने की कोशिश क्यों की थी। अगर कुछ हो जाता तो ये तो उसे लेके बहुत ज़्यादा ही परेशान रहती हैं कि कभी तो कोई ऐसा इंसान आएगा जो इसे सुधारेगा। कैमिन ने किंग का दिया लेटर इन्हें थमा दिया था, जिसमें कुछ और नहीं बल्कि इनकी बेटी के हवाले से ही उन्होंने राइट किया था कि ज़रूर वो सुलझी हुई होगी। अब आखिर उन्हें क्या पता कि मैट कैसी लड़की है। यही टेंशन तो डैड को बस खाई जा रही थी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मैकी ने अपनी गर्लफ्रेंड कार्निका को मिलने जाना था। सर पे फिर साइन ही सवार होता है। हरुई को मम्मी मैकी के पास जाने को बोलती हैं कि यही मौका है। कैमिन तो इधर है नहीं, उसके दिल में अपनी जगह बना लो, और उसे उसकी तरफ ही जाने को बोल रही थी। साइन के फिर पिस्टल दिखाते ही ये मैडम तो इधर ही बेहोश हो जाती हैं। होश में आते ही उन्हें बता देती है कि मैं यहाँ पे प्रिंस से एक्सरसाइज सीखने ही आई हूँ। अब मैकी को एक आइडिया आता है। वो फिर साइन को बाहर जाने का ऑर्डर दे देते हैं कि हमें कुछ पर्सनल टाइम चाहिए। पर वो भी चला ही गया था। इसे तो एक्सरसाइज करने का कह के खुद तो फिर वहाँ से भाग ही जाता है और इसकी भाग भाग के हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब इसने मैगी की हरकत का सबको बता दिया था। मम्मी तो परेशान ही हो जाती हैं। डैड तो कैमिन को लेके घर ही आ गए थे। मम्मी भी उससे मिल लेती हैं। उन्हें तो शर्मिंदगी थी कि हमारी बेटी की वजह से इसे पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा। अब यहाँ पे फिर उन्हें तसल्ली देता है कि कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं मनाया। मिंत्रा इसे खाने पे बुलाने आई थी कि बाहर मॉम डैड तुम्हारा वेट कर रहे हैं, पर इसका बाहर जाने का मूड नहीं था। इधर ही स्टेयर से तो नीचे गिरने का सोचती है। अब यहीं पे कैमिन भी कॉल सुनने के लिए आया था। अब जैसे ही ये स्टेयर से जंप लगाती है, कैमिन इसे पकड़ लेता है। दोनों ही सीधे जाके फ्लोर पे ही गिरे थे। अभी फिर उसकी नज़र जब इस पे पड़ती है ना, वो तो फिर स्टिक उठा के इसकी दुर्गति बनाने लगती है कि तुम्हारी आखिर मेरे घर में आने की हिम्मत भी कैसे हुई। डैड जो कि कैमिन को बचाने के लिए आगे आते हैं, खुद भी अपनी बेटी से डंडा खा ही बैठे थे। अब ये फिर थोड़ी सी शर्मिंदा हो जाती है। डैड ने उसे कैमिन से इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि ये किंग की तरफ से ही इधर आया है, सो तुम इसे गलत मत समझो। और ये भी कि यहाँ पे ये बस तुम्हें लेने के लिए ही आया हुआ है, सो आइंदा के बाद इसे तंग मत करना। वेल जो भी था, ये तो उसके आने से ज़रा भी खुश नहीं होती। डाइनिंग टेबल पे इससे बहस करती ही रहती है। डैड फिर जाके इसे चुप कराते हैं कि पहले खाना तो खा लो, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। इधर मैकी ने कार्निका को अपनी इयर रिंग पहना दी थी कि तुम ही बस मेरी क्वीन बनोगी। ये खुश हो जाती है। साइन जो कि मैगी को ढूंढने निकला था, फिर उसके गुम होने का कैमिन को भी कॉल करके बता देता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गया होना। अब जिस प्लेस पे वो था वाकई में उसका फिर से पता ही होता है। सो ये फिर यहाँ पे साइन को उसे उसी प्लेस पे ही जाके ढूंढने के लिए कह देता है कि वो तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा। एक दफ़ा दोनों हॉर्स राइडिंग करते हुए वहाँ पे पहुँच गए थे। वहीं पे फिर मैगी को चोट भी आई थी और उन्होंने एक जगह पे स्टे किया था। वह वो ऐसी जगह कैसे भुला सकता था, वो थी बहुत खूबसूरत। अब यहीं पे ही हमें जनरल के चमचे सुदीप को भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ से मैगी को जाते देख लेता है। दूसरी तरफ फिर मैट अपना अजीबोगरीब हुलिया बना के कैमिन के पास चोरी चोरी पहुँच आई थी। ये उसे देख के सरप्राइज। वो तो खैर इसे अपने साथ एक प्लेस पे चलने को ही बोलने लगती है कि मैंने तुम्हारे साथ कल बुरा किया था ना, सो आज मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। वो भी कैसे मना करता, फ़ौरन से तैयार होके आ जाता है कि चलो चलते हैं। इधर साइन को आके पता चलता है कि एक मास्क वाला आदमी कार्निका को पकड़ के ले गया है। अब इन बेचारे आदमियों की भी हालत काफ़ी ख़राब थी। सूती से धमकाने ही आया था कि प्रिंस से तुम दूर रहो वरना फिर अच्छा नहीं होगा। अब मैकी की इयररिंग देख के वो भी इसके कान से निकाल ही लेता है। साइन ने आके वो इससे छीन ही ली थी। अब जनरल चाह परेशान के वो आखिर उस बंदे के हाथ लग कैसे गई। ये तो कार्निका से वो छीन के अपनी बेटी को ही पहनाना चाहते थे। इधर ये मैडम इसे क्लब भी लेके आई होती हैं कि मैं तो रोज़ यहाँ आके इंजॉय करती हूँ। साथ में फिर हेमन भी मौजूद ही था।
उससे तो ये इस पे अपना बुरा इम्पैक्ट ही डालना चाहती थी कि बस ये एक दफ़ा मेरे पेरेंट्स को इनकार करके चला जाए कि ये लड़की प्रिंस के काबिल है ही नहीं। अब कुछ आवारा आदमी आके फिर से यहाँ पे छेड़ने लगते हैं। यहाँ पे कैमिन तो खैर मौजूद ही था, वो तो इन्हें खूब सारा मज़ा चखाता है। वैसे तो ये सारी प्लेस ही फिर मैट ने बुक करवाई थी, पर ये न जाने कहाँ से आ गए, उसे कुछ आइडिया नहीं था। ये उसे यहाँ से चलने को बोलता है पर वो नहीं मानती। यहाँ पे मैट तो उल्टा उसे चेक देके हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाने को ही बोलने लगी थी कि कल मेरे मम्मी पापा को आके इनकार कर जाना कि तुम मुझे अपने साथ राया नहीं लेके जा सकते हो। इसके बाद ये खुश खुश घर आती है कि अब मुझे क्राउन प्रिंस से शादी नहीं करनी पड़ेगी। और बाकी जो भी आज सारे इंसिडेंट हुए थे ना, उस सब का इसने फिर मिंत्रा को भी बता दिया था। मैकी ने घर आके मम्मी को झूठ बोल दिया था कि मेरी इयररिंग गुम हो चुकी है। वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि उन्होंने अब क्या होगा। अब साई ने तो वही वाली इयररिंग किंग को आके पकड़ा दी थी कि ये मैंने सुतिप को ले जाते देखा था। डैड को तो यकीन था कि इसे चुराने के पीछे जनरल का ही हाथ होना है, लेकिन एविडेंसेस ना होते हुए वो फिर कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। ऊपर से फिर उनकी वाइफ का वो भाई भी तो अलग से था ना। खैर ये तो अब जल्द से जल्द ही मैट को यहाँ लाने का सोचते हैं। जनरल तो बिल्कुल ही बेखबर कि वो इयररिंग किंग के पास ही पहुंच चुकी है। उन्हें तो बस यही टेंशन खाई जा रही थी कि कहीं अगर वो किसी गलत बंदे के हाथों लग गई तो फिर हमारा क्या बनेगा। उन्हें तो फिर कैमिन पे ही शक होता है, उसी नहीं अपने फ्रेंड साइन से कह के वो फिर सुतिप से चुराई होनी है। दूसरी तरफ फिर हमें कैमिन को ही दिखाया जाता है, जिसे पता चल गया था कि बार वाली प्लेस मैट ने खरीदी थी, वो डेली ड्रिंक करने वहाँ पे नहीं जाती है। तो इसने अब हर हाल में उसे मैकी के साथ शादी करने के लिए कन्विंस करने का सोच लिया था कि मैं अब ऐसे बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। अगले दिन हंसता मुस्कुराता उसके घर पहुँच जाता है। वो समझ रही थी कि ये फिर मेरे कहने के अकॉर्डिंग मम्मी पापा को इनकार करने आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो इसके मम्मी पापा के सामने इसका दिया चेक उसे लौटा देता है। वो हैरान। खैर इसके लिए तो उसने झूठ बोल ही दिया था कि ये तो मुझे घर में से ही कहीं पड़ा मिला था, और उन्हें ये भी कहता है कि बहुत जल्द किंग खुद ही मैट को यहाँ से लेने के लिए आएंगे। उससे पहले ही मैं मैट को राया किंगडम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह ज़रूर देना चाहूँगा। उसकी शक्ल फिर यहाँ पे देखने वाली होती है कि बड़ी बुरी फंसी हूँ मैं, इन साहब को तो फिर मैं देख ही लूँगी, आखिर ये खुद को समझता क्या है। या फिर उसे राया किंगडम के बारे में ही भाषण देना स्टार्ट कर देता है, जिसमें इसे कोई इंटरेस्ट था ही नहीं कि वहाँ के लोग भी तुम जैसे स्कीमिंग ही होंगे। और इसका मुंह तो बहुत ही ज़्यादा फूला बैठा होता है। ये तो कभी भी क्राउन प्रिंस से शादी करने को नहीं मानने वाली थी कि बस एक दफ़ा मैंने कह दिया ना कि नहीं सो नहीं। वो भी फिर इसे चैलेंज कर देता है कि अच्छा तो तुम फिर राया किंगडम के बारे में इसलिए भी जाने से इनकार कर रही होगी कि कहीं वाकई में तुम्हें उनसे लव होना स्टार्ट ही ना हो जाए, या फिर प्रिंस को देखते ही तुम उसे दिल ना दे बैठो। ये भी कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। साथ ही साथ अब तकरीबन उससे उस कंट्री के बारे में जानने के लिए ज़रूर अग्री करती है। अब इसे वो सारी बुक्स ला के दे देता है। ये देख के मम्मी पापा खुश के हमारी बात तो ये कभी भी ना माने। चलो कम अज़ कम फिर कैमी ने किसी तरह से इसे राज़ी तो कर लिया ना। दूसरी तरफ हमें एक्नी के बाबा दिखाए जाते हैं। एक्नी वही वाला बंदा है जिसने पहले ही मैट से मार खाई हुई है। वो तो एक माफिया बिजनेसमैन का ही बेटा है। इन्होंने ही डैड पे अटैक भी करवाया था। अब जब उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा तो उनके राइवल की बेटी मैट को पसंद करता है, तो उन्हें खैर कोई एतराज़ भी नहीं होता कि हम ज़रूर तुम्हारी शादी उससे करवा के रहेंगे। मिंत्रा इसे आइडिया देती है कि राया में एक रूल ये भी है कि अगर एक लड़की ऑलरेडी किसी और को पसंद करती है तो उसकी शादी भी फोर्सफुली नहीं कराई जा सकती। तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं, वरना फिर तुम भी फिर बच ही जाती। अब अचानक इसे एक्नी का आइडिया आता है कि अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो इसमें क्या हर्ज। इयररिंग के छिन जाने के बाद से कर्णिका तो बिल्कुल ही क्रेजी हो चुकी होती है। रहने के लिए भी वो किंग के एक खास बंदे के यहाँ ही आई थी। इनके लिए तो इसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। सुदीप के आदमी ने पता लगा लिया था कि कर्णिका कहाँ पे है। वो इस बारे में जनरल को आके बताता है। ये तो एकदम सरप्राइज रह जाते हैं कि उसे किंग ने आखिर क्यों पनाह दी होनी। खैर फिर तो ऑब्वियसली सी बात है, इयररिंग भी उनके हाथ ही चढ़ ही गई होनी है। साथ ही साथ एक और मिस्ट्री ये सॉल्व कर ही नहीं पाए थे कि आखिर किंग ने कैमिन को भेजा तो भेजा कहाँ, वो यहाँ पे नज़र क्यों नहीं आता। नेक्स्ट डे सुबह ही सुबह ये तो फिर अपना भाषण देने के लिए मैट के पास पहुंच जाया था। एक्नी को भी रात को ही कॉल करके मैट ने घर बुलवाया था, जो कि मम्मी को गिफ्ट्स वगैरह दिखाने में ही बिजी होता है, और उनके रोकने के बावजूद भी मैट को घर में ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसे फ्लावर बुके देने के साथ साथ अपने यहाँ ही लेके जाने लगा था।
अब तो फिर ये उसका बाजू पकड़ लेता है कि इसे हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई, क्या तुम्हें नहीं पता है कि यह हमारी क्राउन प्रिंस की होने वाली प्रिंसेस है। इसने फिर एक्नी को फिर अपना बॉयफ्रेंड कह के ही कैमिन से इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि मेरी लवर के होते हुए भी आप लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी प्रिंस से करवाना चाहते हो तो मैं क्या कह सकती हूँ। खैर तो ये सुन के खुद हैरान हो परेशान कि तुम्हारा कब से बॉयफ्रेंड बन गया, हमें तो आज तक पता ही नहीं चला और ना ही इस बारे में तुमने हमें पहले बताया। कैमिन अलग से कंफ्यूज कि अगर ये ऑलरेडी ही कमिटेड थी तो इस बारे में मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। कॉल करके अपने फ्रेंड से इस बारे में पूछता है। वो उसे बता देता है कि किंग ने पहले ही इस सारी बात का पता करवा दिया था। मैट का कोई भी बॉयफ्रेंड था ही नहीं, तभी तो उन्होंने फिर तुम्हें यहाँ पे भेजा। उसे बस जैसे तैसे करके कन्वेंस करो और थोड़ा जल्दी करना उसे वापस लाने में। तुम्हें नहीं पता कि आजकल फिर महल में क्या चल रहा है। अब इधर ये मैडम खुश कि अब मेरी जान छूट ही जाएगी कैमिन से, पर ना, वो तो एक रिचुअल बताने के लिए पहुंच आया था कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पहले मेरे साथ compete करना पड़ेगा। उसे पता चल चुका था कि असल में एक्नी इसका बॉयफ्रेंड है ही नहीं, ये बस मुझसे झूठ बोल रही है। साथ ही साथ इसे ये भी कहता है कि अगर वो हारा तो फिर आपको लास्ट में मेरे साथ जाना पड़ना है। ये तो और ज़्यादा ही परेशान हो जाती है कि अब क्या करूँ, बस चीटिंग करके ही जीत सकती थी, इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके डिफरेंट आइडियाज़ ही लगाने लगती है। दोनों टीमें नेक्स्ट डे मेन पॉइंट पे पहुंच जाई थी। फर्स्ट राउंड साइकिलिंग रेस का ही था। इन लोगों ने फिर एरो का निशान उल्टा कर दिया होता है तो वो रॉन्ग साइड पे ही चला जाता है। बेचारे को कुछ समझ ही नहीं आती। इवन के एक्नी के बंदे तो इसे मारने के लिए भी यहाँ पे पहुंच आए होते हैं, पर ये तो उनके हाथ बिल्कुल भी नहीं लगने वाला था, वहां से भाग जाता है। अब यहीं पे ही हम फिर एक्नी को देखते हैं जो कि आराम और सुकून से ही जा रहा था कि ये रेस तो मैं ही जीतूंगा। अब वो इसे क्रॉस कर देता है, बट फिर अचानक इसकी तो यहाँ पे साइकिल ही खराब हो जाती है और अब इसे उठा के उसने विनिंग लाइन क्रॉस कर ली थी। सो फर्स्ट राउंड तो कैमिन ने ही फिर विन कर लिया था। ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। और साथ ही साथ अभी 2 राउंड बचे थे ना, तो इसलिए इसे थोड़ी सी खुशी भी होती है चूँकि चलो कोई नहीं, अगर हम एक हार गए तो 2 तो है ना हमारे पास ऑप्शन, हो सकता है कि हम वो वाले जीत जाएंगे। अब सेकंड राउंड में पहले तो ये गिरने लगता है पर जैसे तैसे करके बच गया था, लेकिन फिनिश लाइन पे पहुंच गई अचानक एक्नी का हाथ फिसल जाता है। इससे पहले कि वो गिरने लगता, यहाँ पे कैमिन उसका हाथ पकड़ लेता है। सो इस तरह सेकंड राउंड तो कोई भी नहीं जीत पाता। अब लास्ट में मैट ने खुद ही कम्पीट करने का डिसाइड कर लिया था कि कोई बात नहीं, वो आखिर को मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसकी जगह पे खेल सकती हूँ। अब साथ ही साथ अब जिस प्लेस पे इन्होंने जाके खेलना था वो भी ये खुद ही डिसाइड करती है। इसने एविडेंस के तौर पे उसकी वीडियो बना ली थी कि अब अगर हारी ना तो फिर ज़रूर मैं जो भी कहूँगा ना वही बात तुम्हें माननी पड़ेगी। वो भी फिर माननी चाहती है कि ठीक है। अब इसे लग रहा था कि कैमिन को डाइविंग करनी बिल्कुल नहीं आती। सो नेक्स्ट राउंड फिर इनका समुद्र में ही होने वाला था। दोनों ने ही सी में फिर छलांग लगा दी होती है। अब कैमिन तो जल्दी से आके अपना मिशन कंप्लीट ही करने लगा था और ये जो कि अपना बॉक्स उठाने आती है, सामने से लीचीज को देख के डर के मारे बेहोश। अब फिर कैमिन को ही से संभालना पड़ गया था। वेल जो भी था, अपना ये राउंड तो उसने फिर विन कर ही लिया था। मैट की शक्ल देखने वाली होती है। प्रिंस को जब फिर कार्निका के गुम होने का पता चला था वो बहुत ही अपसेट आयतु से ढूंढ भी लेता है। उसकी ऐसी हालत देख के इसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा था कि आखिर यहाँ पे इसे कैद करके रखा किसने है। अब जब उसे पता चलता है कि डैड ने ऐसा किया है तो वो उन पे फिर भड़कने के लिए पहले से पहुँच आया होता है और इसका रीज़न भी पूछने ही लगा था कि आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया। यही वजह होगी कि मैंने उसे अपनी इयररिंग दे दी थी, और लेकिन आप उसकी खातिर इतना कैसे गिर सकते हैं, मैंने नहीं सोचा था। ये लोग उसे फिर अश्योर करवाते हैं कि माना हमने उसे किंग के कहने पे कैद करके रखा है, बट उसकी ये कंडीशन हमारी वजह से बिल्कुल नहीं हुई है। जिसने भी ये किया है उसे भी ढूंढ लेंगे। इशारा तो जनरल की तरफ ही था। खैर उसे तो बस हर हाल में कल्प्रिट अपने सामने ही चाहिए था। इधर इसे अपना प्रॉमिस निभाना था। मिंत्रा और इसकी फ्रेंडशिप हो गई होती है। दोनों ही ऑर्फन थे ना, तो इसलिए मिंत्रा का दिल तो इसी पे आ ही जाता है कि ये काफ़ी स्वीट एंड नाइस है ना, और वो तो इधर प्यार भरी नज़रों से इसे देखने भी लगी थी। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि इसने भी मैट के साथ ही राया जाना है। पैलेस में जो कुछ भी चल रहा था उसकी सारी खबरें कैमिन को मिलती ही रहती हैं। ये भी कि किंग आजकल बहुत इल भी रह रहे हैं, सो उसे मैट को लाने में थोड़ी ज़्यादा जल्दी करनी होगी। क्वीन मैडम जैसे ही अपने पति को देखने के लिए आती हैं, उन्हें वहाँ से तकिए के नीचे से फिर इयररिंग मिल ही जाती है जो कि उन्होंने चुपके से उठा ही ली थी। ये तो इधर जो भी अब मैट को कहता है उसे करना ही पड़ जाता है। बैठने के तौर तरीके भी वो इसे सिखाने लगा था।
अब खुद वहाँ से साइड पे जैसे ही जाता है ना, तो ये पीछे से गुस्सा कि ये क्या बात हुई, मैं इतनी देर से उसके आने का वेट कर रही हूँ और वो अभी तक आया नहीं। खैर मॉम तो ये सीन देख के खुश हो रही होती हैं कि चलो इसे बैठने की तमीज़ तो आएगी ना। तभी कंपनी में हुई एक गड़बड़ी का फिर मिंत्रा को पता चलता है, तो वो इस बारे में आंटी को खबर देती है। ये इधर केमिन का वेट करते करते जाने लगी थी कि पाँव मुड़ने की वजह से गिरने ही लगती है कि वो पकड़ लेता है। इस तरह ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आ चुके थे। ये तो जल्दी से साइड पे। अब फिर डैड इसे कॉल करके कंपनी आने को कहते हैं कि किसी ने हमारे मुतालिक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैला दी है। सो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मचाई हुई है, सो जल्दी से आओ। इसे जाते देख के मैट भी साथ ही जाने लगी थी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मॉम के कहने पे अरोई फिर मैकी के लिए सूप भी बनाई फिर रही थी। उस बेचारी को ये पकड़ लेता है एंड बदतमीज़ी भी करने लगा था कि तुम यही चाहती हो ना कि बस जल्दी से मेरी वाइफ बन जाओ। ये बेचारी डर के मारे वहाँ से भागने की करती है। इसकी गिरी ज्वेलरी तो फिर बाद में साइन को मिल ही चुकी थी, जो कि वो उठा लेता है। इधर गाड़ी के आसपास लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पर मैट को डैड के लिए गाड़ी से निकलना था। कैमिन उसे रोकने की कोशिश करता है। वो तो चाहता था कि ये उसके साथ आती भी ना, पर ना, ये कहाँ उसकी मानने वाली थी। अब यहाँ पे मौजूद लोग तो इनकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ ही देते हैं। अब ये बेचारा घबराया हुआ, ये जानते थे कि अंदर बॉस की बेटी मैट मौजूद है, सो उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। मैट खुद ही बाहर आके उन्हें समझाती है कि आप लोगों को डैड की तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई होनी, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। पर ना, ये कहाँ प्रोटेस्ट करने से बाहर आने वाले थे, इवन को उन्हें मारने के लिए भी दौड़े लगाते हैं। कैमिन को ये बात काफ़ी अजीब लगती है कि आखिर ये लोग रुकने से भी क्यों नहीं बाज आ रहे हैं। वेल वो तो फिर इन्हें कंपनसेट करने को भी तैयार थे, पर ना वो कोई इनकी बात मान जाते। इनके लीडर को तो वो फिर अपने आड़ों हाथ लेता है। अब जाके उन्हें पता चलता है कि असल मसला तो है ही कोई नहीं, उन्हें किसी अननोन पर्सन ने ही डैड को हार्म पहुंचाने के लिए ही हायर किया था। अब आखिर वो कौन है, इसका इन लोगों को पता चलाना था। मम्मी अपने लाडले बेटे से मिलने के लिए आई थी, साथ ही साथ एक ऑफर भी लाई होती है कि मैं तुम्हारी शादी कार्निका से करने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले मेरी एक कंडीशन तुम्हें ज़रूर माननी होगी। ये भी फ़ौरन से राज़ी हो जाता है कि ठीक है, जैसा आप कहेंगी ना, मैं वही करने को तैयार हूँ। और इसी के साथ ही ये सीन तो कट हो जाता है। साइन की नज़र जैसे ही रोती हुई हरुई पे पड़ती है, तो वो जल्दी से उसका स्टफ़ देने के लिए आ गया था। ये भी वो लेने के साथ साथ इस बारे में उसे किसी और को ना ही बताने का ही कहने लगी थी कि पता नहीं फिर आखिर लोग क्या समझेंगे और कैसी कैसी बातें बनाएंगे। वो भी उसे प्रॉमिस कर लेता है। मैकी ने साइन को फिर कार रेडी करने का कह दिया था कि मैंने अभी असेंबली पहुंचना है। रुई वापस आके मम्मी को बताती है कि प्रिंस ने मुझे बुली किया है, पर ना, उन पे तो इस बात का कोई असर ही नहीं होता। यही कहने लगती हैं कि ठीक ही किया, डैड ने इसे तैयार होने का कह दिया था कि अभी कुछ देर के बाद इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होनी है, सो उसके लिए तुम्हें रेडी होना ही चाहिए। मैकी को मम्मी ने इयररिंग वापस कर दी थी कि अभी तुम ये अपने पास ही रखो, और वैसे भी तुम्हें मेरे कहने पे हरवी से भी शादी करनी है, तभी मैं कार्निका के बारे में सोचूंगी, और उसके लिए फिर मैं तुम्हारे डैड से भी ज़रूर बात करूंगी। ये भी फ़ौरन से उनकी बात मानी गया था कि ठीक है, अगर ये मेरी शादी कार्निका से करवाना चाहती हैं, तो फिर हरुई को भी अपनाने में क्या डर। मम्मी सबको मैकी और हरुई की इंगेजमेंट करवाने के बारे में बोलना तो चाह रही थी, पर इतने में ऊपर से किंग की भी एंट्री हो ही जाती है। वो इस वक्त काफ़ी गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे कि मेरे आने से पहले ये यहाँ पे कैसे बोल सकती हैं। इधर ही हम साइन को देखते हैं, जो कि जल्दी से मैकी के पास कैमिन का फ़ोन लेके ही पहुंचता है। फाइनली उसने अपने थाईलैंड जाने का इसे बता दिया था, और ये भी कि मैं वहाँ किंग के कहने पे ही आपकी होने वाली प्रिंसेस को ही देखने गया हूँ, सो जल्दी से आप यहाँ पे आ ही जाए, हम मिलके इंजॉय भी करेंगे। वो भी फिर वहाँ आने के लिए मान ही जाता है। किंग ने भी फिर यहाँ पे अपनी होने वाली न्यू डॉटर इन लॉ मैट के बारे में सबको बता दिया था कि वो थाईलैंड है और बहुत जल्दी फिर यहाँ पे आ जाएगी। ये सुन के सभी एकदम सरप्राइज रह जाते हैं। जनरल तो बहुत ही अपसेट हो गए थे कि आखिर मेरी ही बेटी की शादी मैकी से क्यों नहीं हो सकती है। मम्मी अपने पति पे भड़क गई थीं कि हरुई में क्या कमी है जो आप बाकायदा थाईलैंड से अपनी बहू लाना चाहते हैं। ये भी कहते हैं कि वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, इवन के यहाँ से भी मैट बहुत ही अच्छी लड़की है, मुझे उम्मीद है कि वो किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अब ये सारी बातें सुन के मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती हैं कि आपको इतना यकीन कैसे है, कहीं आपने थाईलैंड में शादी तो नहीं की थी ना। वो अब यहाँ पे फिर चुप हो जाते, इसे क्या ही जवाब देते। आंटी मैट को लेक्चर देने आई थी कि पता नहीं तुम में अकल कब आएगी। साथ ही साथ उस पर अपनी इज्जत करने का ये कह के ही धावा बोलने लगती हैं कि तुम्हारे डैड और मम्मी की शादी मैंने ही करवाई थी।
ये भी कह देती है कि फिर मुझ पे एहसान थोड़ी ही ना किया था आपने, वैसे भी वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो शादी की ना, आपका कैसे एहसान इसमें। डैड ऊपर से आके फिर यहाँ पे उसे खामोश करा देते हैं कि तुम्हें बड़ों की कुछ तो इज्जत करनी चाहिए। अब जैसे ही ये शोखियाँ मारने के लिए आंटी को अपनी शादी क्राउन प्रिंस से होने का बताती है ना, बस यही सुनना था। अचानक ही आंटी के तो एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। जो पहले डेविल से बनी खड़ी थी, अब एंजल की तरह मीठा मीठा सा बोल के उन्हें गुड बाय कहती वहाँ से जाने लगती हैं कि हमारी मुलाकात फिर बाद में होगी। अब बाद में इसे पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कह दिया, अब तो पक्का मुझे क्राउन प्रिंस से शादी करनी ही पड़ेगी। मिंत्रा ओल्ड फोटोज़ देख के फिर इमोशनल ही हो जाती है कि हर वक्त मैट की वजह से उसकी मम्मी उसे डांटती ही रहती थी कि क्या तुम उसका ख्याल नहीं रख सकती। उसी की वजह से इसने बहुत सारी डांटें सुनी थी। अब तो इसे बस मैट से नफरत ही हो चुकी होती है। सबके सामने तो अच्छा बनने का नाटक करती है पर मन इसका अब काला हो चुका है। मतलब इसे बिल्कुल ही अब मैट पसंद ही नहीं। अभी एक्नी को कॉल करके कुछ करने का कहती है कि वरना तुम्हारी मैट तो प्रिंस से शादी करने वाली है। ये तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। अब जैसे ही केमिन को मैट की गाड़ी ख़राब होने का पता चलता है, ये उसकी तरफ जाने लगा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी ज़रूर होगी, वहाँ पे मुझे जाना चाहिए। और वाकई में मैट को किडनैपर्स पकड़ने के लिए आ जाते हैं। इतने में केमिन भी वहाँ पे पहुँच आया था। वो तो आके फिर इन्हें अच्छा खासा सबक सिखाता है और साथ ही साथ इसे वहाँ से लेके जाने लगा था। मैट को जब होश आता है तो वो वहाँ पे इसे ही पकड़ लेती है कि मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो। वो समझ रही थी कि ये किडनैपर है, पर ये बताता है कि अरे मैं केमिन हूँ, मैं तुम्हें अभी ही तो उन गुंडों से बचा के यहाँ से लेके जा रहा हूँ। वह तभी अचानक उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से इन्हें उतरना ही पड़ गया था। गुंडे तो इनके पीछे ही थे। दोनों जल्दी से एक गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं। मिंत्रा को फिर हमें दिखाया जाता है वापस आके वो तो रोने धोने का नाटक ही करने लगती है कि मैंने तो बहुत कोशिश की थी मैट को किडनैपर से बचाने की, पर नहीं, मैं तो कुछ भी ना कर पाई और वो लोग उसे ले गए। ये दोनों तो अंदर फंस ही जाते हैं क्योंकि गाड़ी का डोर तो लॉक ही किसने कर दिया था। यहाँ पे तो हवा के अंदर आने का रास्ता ही नहीं होता। मैट को बहुत ही ज़्यादा घुटन होने लगती है, उसका सांस तक बंद होने लगता है। ये फिर उसे एहसास दिलाता है कि डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इनकी तो यहाँ पे फर्स्ट किस भी हो जाती है। उसे कंफर्ट करते करते इन्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था। खैर इतने तक इनका डोर ओपन हो ही चुका होता है। ये अब उसे जल्दी से फिर वहाँ से लेके चला जाता है। डैड तो इसे बाद में देख के बहुत ही रिलीफ फील करते हैं कि शुक्र है मेरी बेटी ठीक है। वह साथ ही साथ उन्हें तो यही लग रहा था कि जिन लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी वही मेरी बेटी की भी जान के दुश्मन बन चुके हैं। घर वापस आके ये तो अभी तक फिर किसके चार्म से निकली ही नहीं होती, यूं फिर सैड सैड सी बैठी होती है। वह साथ ही साथ उसकी इसको इमेजिन भी करने लगती है, ऐसा मानो कि इसे केमिन से लव ही हो चुका हो। मिंत्रा हैरान के जब से ये वापस आई है यूं खोई खोई सी क्यों है। वह उसके पूछने पे भी ये उसे उस बारे में कुछ भी नहीं बताती। इधर कैमिन भी मैट के बारे में ही सोचे जा रहा था और फिर खुद को ही कोसने लगता है कि अरे मैं अपने ट्रैक से बाहर कैसे हो सकता हूँ। मुझे उस लड़की के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, आखिर को वो मेरे फ्रेंड की ही होने वाली फियांसी है ना। नेक्स्ट डे फिर हमें मैट को ही दिखाया जाता है जो कि कैमिन के आने का वेट ही कर रही थी। वह जैसे ही उसकी गाड़ी देखती है ना, फिर फौरन से घर के अंदर ही भाग जाती है। कल वाले इंसिडेंट के हवाले से फिर से कैमिन को खुद से अपोलोजाइज़ करने को ही कहने लगी थी। मिंत्रा हैरान के कौन सा इंसिडेंट। खैर वो इनकी पूरी बातें तो सुन ही नहीं लेती। अचानक एक मेड ने आके उसे बुला लिया था। अब ये कैमिन से तो उसका झगड़ा ही स्टार्ट हो चुका होता है कि शराफत से मुझसे सॉरी बोलो वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे बहुत सारी फाइटें करने लगती हैं। इसी दौरान वो नीचे गिरने ही लगी थी कि ये फिर फ़ौरन से पकड़ लेता है। फिर से एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे। वो साथ ही साथ इस लड़ाई झगड़े को छोड़ने को ही कह रहा था कि चलो जो राया किंगडम के मुतालिक जो बाकी बातें बची हैं ना वो मैं तुम्हें सिखा दूँ। मैगी को थाईलैंड जाने से रोकने के लिए मम्मी तो इल होने का नाटक ही करने लगी थी कि हो सकता है कि इस तरह ये वहाँ पे जाएगा ही नहीं। बाद में मैट को पियानो प्ले करते देख के ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो इस वक्त काफ़ी हैप्पी जो दिख रही थी। खैर बातों ही बातों में जब इसे पता चलता है कि कैमिन ऑर्फन है, इवन के उसने अपने मम्मी पापा को देखा ही नहीं हुआ, तो उसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। खैर कैमिन तो बचपन से ही महल में पला बड़ा, तो उसे इसलिए ज़्यादा कुछ याद ही नहीं था। वह उसका ज़्यादा लगाव तो किंग से ही हो गया था, बाकी बातों की उसे कोई परवाह होती ही नहीं है। उसने अपने डांस वगैरह भी इसे सिखा दिया था ताकि बाद में इसे प्रिंस के साथ कोई दिक्कत ना हो।
अब तो फिर केविन की भी यहाँ पे हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मीन के उसे भी मैट पसंद आने लगी थी। मैकी के थाईलैंड जाने का सुन के अब यहाँ पे मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती हैं कि ये क्या बात हुई कि उसे मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं। इवन कि उसे तो पता था ना कि मैं बीमार हूँ, फिर भी मुझसे पूछे बिना वो आखिर वहाँ पे कैसे जा सकता है। अब उसे तो वहाँ जाने के लिए किंग ने ही कहा था ना, तो किंग का ऑर्डर कौन टाल सकता था। केमिन को भी प्रिंस के थाईलैंड आने की खबर फिर पहुंच गई होती है। रुई के हैंड पे लगी चोट देख के साइन को बहुत ही बुरा फील होता है। उसने चुपके से देख जो लिया था, वो जल्दी से उसके लिए फिर मेडिसिन ही लाया होता है। रुई होती भी क्यूट एंड स्वीट ही है। वो खुद नहीं चाहती थी कि ज़बरदस्ती उसकी शादी प्रिंस से करवाई जाए, पर ना कोई था ही नहीं उसकी सुनने वाला। दूसरी तरफ मैकी थाईलैंड पहुंच गया था। स्पेशली केमिन से इतने अरसे बाद मिलके वो काफ़ी खुश भी लग रहा होता है कि अब अगर मुझे कुछ दिनों के लिए फ्रीडम मिल ही गया है तो मैं खूब सारा इंजॉय करूँगा। इधर इसी टाइम पे सुथीप की भी माफिया लीडर सिया के पास एंट्री हो चुकी थी। वो इनके लिए एक ऑफर ही लाया होता है कि अगर आप लोगों ने मेरे बॉस के साथ कोऑपरेट कर लिया तो तुम लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। इवन के जनरल खुद भी इससे फ़ोन पे बात करता है कि तुमने बस मैट नामी लड़की को हमारे रास्ते से हटाना है, बाकी राया के रास्ते तुम लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। जब चाहो यहाँ पे आके अपना बिजनेस कर सकते हो। ये तो फ़ौरन से फिर उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इनके दरमियान डील तो हो ही चुकी थी। किसी को भी बिना बताए मैट प्रिंस से मिलने होटल आ चुकी थी। उसने पता चला लिया था कि वो कब आया और कहाँ पे ठहरा हुआ है। यहीं पे उसकी टक्कर एक लड़की से भी हो जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ थी। इससे बदतमीज़ी कर जाती है। इसे उस पर गुस्सा तो आता है, बट खैर इसने फिर जैसे तैसे करके उसका ये बिहेवियर बर्दाश्त कर ही लिया था। प्रिंस भी फेक मूछें लगा के इधर नीचे बने क्लब में ही पहुंच आया था और फिर यहीं पे मैट के साथ बदतमीजी करने वाली लड़की को भी दिखाया जाता है, जो कि इसे सड्यूस करने के लिए पहुंच रही होती है कि काफ़ी रिच है, इसलिए इसे फंसाना चाहिए। प्रिंस तो खैर पहले ही ठहरा फ्लर्टी बंदा, वो कहाँ ये मौका हाथ से जाने दे सकता था। मैट प्रिंस के रूम में जाना तो चाह रही थी, पर सामने खड़े गार्ड्स उसे रोक देते हैं कि नहीं, आपको अंदर जाने की अभी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। उससे पहले आपको कैमिन से फिर परमिशन लेनी पड़ेगी। इस मैडम ने मैकी को ऐसी ड्रग्स दे दी थी कि इसकी कंडीशन तो अचानक ही ख़राब होने लग जाती है। ये सीन जो कि मैट भी यहाँ पे देख चुकी होती है। उसे तो ये लड़की पक्की ही कौन आर्टिस्ट लगती है, इसलिए मैकी की हेल्प करने का सोचती है। अभी से ये नहीं पता होता कि यही प्रिंस है। उनसे तो फिर ये खुद को इसकी वाइफ कह के इंट्रोड्यूस करवाती है और ये भी कहने लगी थी कि तुम लोग इसे यहाँ से कहाँ से लेके जा रहे हो। और पुलिस बुलाने की जैसे ही बात करने लगती है ना, वो तो फिर 9-2-11 हो जाते हैं कि इससे पहले कि पकड़े जाए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। प्रिंस को रूम में ना देख के सभी एकदम शॉक रह जाते हैं कि अरे ये यहाँ पे नहीं है तो किधर गया, और फिर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। मैट इसे वॉशरूम में लाई थी। प्रिंस जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, उसे मैट तो पहली नज़र में ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। ये तो अब इसकी मूंछें उतरी देख के हैरान कि क्या ये फेक है, कहीं ये भी उन कौन आर्टिस्ट के साथ मिला हुआ तो नहीं है। और बस फिर फाइनली इन्हें खींच लेती है। इसकी चीखें सुन के केमिन और बाकी सब भी यहाँ पे आ चुके थे। अब जाके फिर मैकी को पता चलता है कि यही लड़की उसकी होने वाली फियांसी है। वो तो एकदम सरप्राइज रह जाता है कि क्या सच में। कैमिन इससे पूछता है कि तुम आखिर होटल में क्या कर रही थी। ये तो कोई ख़ास जवाब नहीं देती, बस इतना ही कहने लगती है कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, पर वो तो आई ही नहीं, तो इसलिए फिर मेरी मुलाकात प्रिंस से हो गई। वह साथ ही साथ इसे ये भी कहती है कि इस बारे में किसी को ना बताना, मॉम डैड की इजाज़त के बिना ही ये यहाँ पे आई हुई थी। दूसरी तरफ देखा जाए तो मैट के लिए पैलेस में रूम अरेंज करवा दिया गया था। मम्मी तो सख्त नाराज़ ही होती हैं कि मैं भी देखती हूँ कि वो कैसे यहाँ पे आके रहती है। मेरे होते हुए मैकी की उससे शादी तो हरगिज़ भी नहीं होगी। जनरल जब उन्हें बताता है कि मैंने मैट का काम तमाम करने के लिए अपने बंदे को थाईलैंड भेज दिया है, तो आप ज़्यादा परेशान मत हो, आपका काम तो फिर ये आसान हो ही जाएगा। ये सुन के वो तो अब खुशी हो जाती हैं कि ये तो अच्छी बात है। एक्नी को डैड ने बताया ही नहीं था कि वो मैट को मारने जा रहे हैं, इसलिए वो तो बिल्कुल ही बेखबर होता है। उसे जस्ट इतना ही पता था कि यहाँ पे सुदीप अपने किसी दुश्मन को मरवाने के लिए आया है। आगे क्या पता कि वो मैट ही है। प्रिंस के आने का जब मिंट्रा को पता चलता है ना, तो वो अपना लक उस पर ट्राई करने का सोचती है कि आखिर कब तक मैं यहाँ पे नौकरानियों वाली ज़िंदगी गुजारती रहूँगी। मुझे एक ना एक दिन तो इस जंगल से बचकर निकलना ही है।
मैकी को मैट वाकई में बहुत अच्छी लगने लगी थी। वो तो उसे फिर केविन से भी साइड पे ही लेके चला जाता है। खैर मौका का फ़ायदा उठा के ये उसे अपने साथ डेट पे चलने को बोलने लगती है। वो भी फ़ौरन से मान ही गया था कि ठीक है, ये तो एक्टिंग की तरह इसे भी सबक सिखाना चाहती थी कि बस खुद ही फिर मुझसे शादी करने से ये इनकार ही कर दे। इस तरह मेरा काम तो आसान हो जाएगा। अपने और मैट के डेट पे जाने वाली बात इसने केविन को भी बता दी थी। वो तो परेशान हो जाता है। आखिर को वो फिर मैट के नेचर से जानता ही था। उसे ये भी कहीं से खबर मिली थी कि सुदीप थाईलैंड आया हुआ है। सो ज़्यादा टेंशन तो उसी की ही होती है कि कहीं वो मैट और मैकी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। ये मैडम एक्नी को कॉल करके बता देती है कि मैट को ज़बरदस्ती प्रिंस डेट पे लेके जा रहा है, सो कुछ करो। वो भागा भागा डैड को ये बताने के लिए आता है आपको ही इस दफ़ा मेरी कोई हेल्प करनी पड़ेगी। इन्हें तो अब मालूम हो चुका था कि इनका टारगेट अब कहाँ जाने वाला है, सो इनका काम तो आसान हुआ ना। अब यहाँ पे सूती भी काफ़ी एक्साइटेड लग रहा होता है। ये लोग अपने मेन पॉइंट पे पहुँच आए थे। इन सभी लोगों पे सूतीप ने भी नज़र रखी हुई थी, पर यहाँ पे एक फ़ोन कॉल की वजह से ना वो टारगेट पे निशाना मार ही नहीं पाते। अब ये सारा सीन देख के सुदीप तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम लोग निकम्मे किसी काम के ही नहीं हो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। प्रिंस की लैंडिंग तो सीधी पानी में ही जाके होती है, सो वो बेहोश। अब सब लोग जाके उसे रेस्क्यू करते हैं। मौका देख के मिंत्रा उसका मसाज करने आती है। ये दोनों फिर ड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए बाहर जाने लगे थे। केविन इसे बाज आने को बोलता है कि मैकी की लाइफ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तुम्हें नहीं पता होगा। उसे यूं हर्ट होने वाली जगहों पे ना ही लेके जाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो उसे वॉर्न नहीं करने लगा था, पर ना वो कहाँ उसकी मानने वाली होती है। ये इधर मैकी की जितनी अटेंशन पाना चाह रही थी वो उसे कोई खास भाव ही नहीं देता। अब फिर इसकी शक्ल देखने वाली होती है कि इसका मतलब मेरी यहाँ पे कोई भी दाल नहीं गलने वाली है, मैं क्या करूँगी। नेक्स्ट प्रिंस खूब सारी मस्ती वगैरह करने के लिए सभी को ही लेके अम्यूज़मेंट पार्क आ गया था कि मैं कब से यहाँ पे आना चाहता था। आज फाइनली मेरी विश पूरी हो ही गई। सारे मिलके खूब सारी मस्तियाँ करते हैं, इनमें केविन भी शामिल था। मैट को तो ज़रूर केविन का यहाँ पे आना पसंद ही नहीं आया था कि ये आखिर मेरी प्रिंस के साथ सेटिंग क्यों करवाना चाहता है, कि कब मेरी इनसे जान छूटेगी। सोते भी इन्हें फॉलो करता हुआ यहीं पे ही पहुंच जाता है। केविन की जैसे ही उस पर नज़र पड़ती है ये तो फिर उसके पीछे भाग ही गया था। मैकी को तो यहाँ पे मैट अपने साथ फिर फ्लाइंग बोट पे राइड करने का चैलेंज करती है कि देख लेना तुम हार जाओगे, जो कि उसे वो फिर एक्सेप्ट करना ही पड़ गया था कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। उस पे बैठ के ना फिर इसकी हालत ख़राब ही हो जाती है। अब डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहने आदमी तो आके गार्ड्स पे अटैक कर देते हैं। सुदीप भी इसकी नज़रों से बच के भाग ही गया था, सो ये परेशान कि आखिर वो कहाँ पे जा सकता है। प्रिंस की तो यहाँ पे कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, फिर भी वो मैट के साथ और फन करने के लिए मोस्ट स्केरियस्ट जगह जाने का ही डिसाइड करता है। अब की बार मैट को चैलेंज किया था ना, तो इसलिए फिर उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ गया होता है। हालांकि उसका दिल बिल्कुल भी नहीं जाने को चाह रहा था। केविन वापस आके परेशान कि अब ये सारे किधर गए। अब तभी उसकी नज़र फिर इतने में बेहोश पड़े गार्ड्स पे पड़ ही जाती है। अब ये वहाँ पे खड़ा ही था कि एक अटैकर इसे मारने के लिए आता ही है कि ये पहले ही उसे हिट कर देता है। इनसे निपटने के बाद केविन मैकी और मैट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। मैट को तो बस हॉरर सी जगह पे आके काफ़ी डर लगने लगा था। प्रिंस खुद भी घबराया हुआ तो होता है, लेकिन साथ ही साथ इसे तसल्ली भी देने लगा था कि डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यहीं पे हमें सुदीप को भी दिखाया जाता है, जो कि मास्क लगा के मैट को फॉलो करते हुए यहाँ पे पहुँच गया था। केविन को भी फाइनली पता चल ही जाता है कि इस वक्त वो दोनों कहाँ पे हैं। इससे पहले कि सुदीप मैट पे अटैक करता, ऊपर से केविन के आने की वजह से उसका ये प्लान तो फ्लॉप ही हो जाता है। अब केविन ही था कि जिसकी वजह से मैट की जान बची, पर वो तो इस बात से बिल्कुल ही अनजान होती है। इवन के उसे काफ़ी ज़्यादा तंज भी करने लगी थी कि ये क्या हर वक्त 24 घंटे ही हमारे सर पे सवार रहता है। प्रिंस तो अब बस मैट से अपनी फीलिंग्स ही कन्फेस कर लेता है कि क्या तुम लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव करती हो, मुझे तुमसे बिल्कुल वही हुआ है। पर मैट को अब इसे जानने के लिए और टाइम चाहिए था कि अभी जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं है। ये साहब तो ना दाएं देखते हैं ना बाएं, इसे किसी करने लगता है। और ये बात मैट को तो बुरी लग जाती है। वो तो गुस्सा करती वहाँ से चली ही गई थी। जनरल सुदीप पे भड़कते तो हैं कि मैंने बस एक काम तुम्हें करने को कहा था, अभी तक वो तुम कर ही नहीं सके। अब बस इनके पास आखिरी चांस ही बचा था मैट को एयरपोर्ट जाने से रोकने का, कि उसे फिर वहाँ से उठवा ही लो। थप्पड़ खाने के बाद
प्रिंस उल्टा दुखी होने की बजाय खुशी होते हैं कि मुझे मैट से और ही ज़्यादा लव हो गया है। आज तक किसी लड़की ने मुझे कुछ कहा ही नहीं, बस यही सबसे अलग है। अब मैं तो हर हाल में उससे शादी करके रहूँगा, उसके बिना नहीं जी सकता। ये सुन के अब थोड़ा सा केविन सैड हो जाता है। अब वो किसी को बताए या ना, उसे मैट पसंद आ ही गई थी, पर क्या करता, प्रिंस की खुशियों में वो रुकावट थोड़ी ही ना बन सकता था। लाइब्रेरी में साइन और हरुई की मुलाकात हो जाती है। अब जॉन के मॉम ने इसे प्रिंस के दिल में जगह बनाने के लिए इतने ज़्यादा लेक्चर दे दिए होते हैं कि इसे अब थाईलैंड के बारे में जानने का और ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है कि मैकी को वहाँ की लड़कियाँ पसंद है ना, तो मैं भी फिर उनके जैसे ज़रूर बनना चाहूँगी। इधर किंग के पास हमें एक प्यारी सी लड़की की फ़ोटो ही दिखाई जाती है, जिसे देखते ही ये तो पुरानी यादों में ही खो जाते हैं। इनकी उससे मुलाकात यूनिवर्सिटी में ही हुई थी और ये लड़की भी कोई और नहीं बल्कि मैट के डैड की कज़न ही थी। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे ही इनकी फ्रेंडशिप तो फिर उन दोनों से ही हो गई थी। अब आगे इनकी लव स्टोरी का क्या बना, उसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया गया। वह किंग को तभी से ही थाई लड़कियाँ बहुत ही अच्छी लगने लगी और इसलिए वो फिर मैकी की शादी भी थाई लड़की से ही करवाना चाहते हैं। मिंत्रा सपने सजाने में बिजी के अभी मम्मी मुझे आके मैट की जगह पे प्रिंस से शादी करने का कहेंगी और इस तरह फिर मैं वाकई ही में फिर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी। पर ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ पे आगे से सीन कुछ थोड़ा सा ऐसा क्रिएट हो तो जाता है कि इसे मैट के जैसे सेम कपड़े पहनने को दे दिए गए थे। ये खुश के मेरी इमेजिनेशन मीन रियलिटी में फिर बदलने वाली है, पर नहीं, जैसा ये सोच रही थी ऐसा कुछ नहीं था। इसे मैट की और फिर हेमन को प्रिंस के जैसी ड्रेसिंग करवा के वो एयरपोर्ट लेके जाने वाले थे और मैट को दूसरे रास्ते से केविन। इनका मकसद जस्ट अपने दुश्मनों को भटकाना ही था और वाकई में रास्ते में सुथिप ने फिर इन पे अटैक कर दिया था। डैड को तो उसने शूट ही कर दिया होता है, पर आगे से मैट ना पाके वो फिर अपना समूह लेके वहाँ से चलता बनता है। ये इधर मम्मी पापा को कॉल करती है, कोई नहीं उठाता, तो अब उनके पास वापस ही जाने लगी थी कि वो अभी तक यहाँ पे पहुँचे क्यों नहीं है। हमने तो साथ ही जाना था ना। केविन इसे रोकने की कोशिश करता है कि देखो, उन्हें एक इमरजेंसी की वजह से लेट हो चुकी है, सो वो लोग अब हमारे साथ नहीं आएंगे। और हाँ, हो सकता है कि वो बाद में आ जाए, हमें जल्दी फ़िलहाल तो यहाँ से निकलना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। तुम बाकी अपनी फिर सेफ्टी की टेंशन मत लो, वहाँ पे मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अब मजबूरी में उसे केविन की बात माननी ही पड़ जाती है कि ठीक है, मैं जस्ट तुम्हारी वजह से ही जा रही हूँ। मिंत्रा का तो गुस्से के मारे बुरा हाल कि मॉम और डैड अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए मेरी जान कैसे खतरे में डाल सकते हैं। उसके दिल में इनके लिए हेट और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। डैड की शुक्र है जान तो बच गई थी। उन्हें मिंत्रा के लिए बुरा भी लग रहा होता है कि हमें उसकी हिफाजत भी तो ज़रूर करनी चाहिए ना। अभी मैट को टेंशन ना देने के लिए फिर इस एक्सीडेंट का उसे ना ही बताने का डिसाइड किया जाता है। ये लोग इधर पैलेस पहुंच आए थे। किंग इन्हें देख के खुश, उन्होंने तो मैट की हिफाजत करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केविन को ही दे दी थी कि ये तो ट्रस्ट के काबिल बंदा है। मैट का यहाँ पे अच्छे से वेलकम किया जाता है। खैर, अब जैसे उसे बताया जाता है कि इजाज़त के बिना महल से नहीं निकलना और फ़ोन भी उसे नहीं दिया जाएगा। ये सुन के वो तो एकदम अपसेट ही हो जाती है कि ये क्या बात हुई। केविन ने तो मुझे समझो यहाँ पे एक तरह से कैद खाने में ही डाल दिया है, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे इसे एक शरारत सूझती है। ये तो दूसरों की नज़रों से बचते हुए दीवार जैसे ही कूद के वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है ना, तो केविन की नज़र इस पे पड़ी जाती है। वो तो इससे पूछने लगा था कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब उसके सामने ये इमोशनल ही हो जाती है कि ना तो मैं मॉम डैड से बात कर पा रही हूँ, ऊपर से तुम भी गायब हो गए थे। मैं आखिर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे, बताओ ना, तुम्हें मुझे यहाँ पे लेके आए थे ना। या फिर उसे चुप कराने के साथ साथ मम्मी से भी इसकी कॉल पे बात कराता है। ये तो फिर उसे तसल्ली ही देने लगी थी कि हम बिल्कुल ठीक है, बस एक ज़रूरी काम की वजह से तुम लोगों के साथ ना आ पाए, तुम बस अपना ख्याल रखना, हम बहुत जल्द जैसे ही मौका मिलता है ना वहाँ पे ज़रूर आ जाएंगे। अब तभी जनरल भी मैट को देखने के लिए पहुँच जाते हैं। इसकी ब्यूटी से तो खैर वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस नज़र आ रहे थे कि किंग की चॉइस वैसे इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं है तो ये सुंदरी। ये तो उनसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये तो एक अच्छे इंसान है। पर बाद में केविन उसे ख़ास तौर पे जनरल से दूर रहने का ही कहता है कि कभी भी जो इंसान हमें जैसा नज़र आता है ना वो वैसा होता नहीं है, सो केयरफुली रहना। कभी कभी इंसान मन का बहुत ही बुरा होता है।
साइन तो दिन ब दिन हरुई की तरफ ही अट्रैक्ट होता जा रहा था और इस बात की हरुई को बिल्कुल भी खबर नहीं होती। इन दोनों फ्रेंड्स तो खैर बन ही चुके थे। जनरल जैसे ही मैट के आने का अपनी पत्नी को बताता है ना, तो वो तो गुस्सा के अभी तक आप कुछ कर ना सके उसके साथ। अभी थोड़ी देर में इन लोगों ने मैट को देखने भी जाना था। उनके लिए एक मेड बुलान ने इसे पहले ही रेडी कर दिया होता है कि तुम्हें अभी क्वीन देखने आ रही हैं, सो उनके सामने अच्छे से बिहेव करना। फाइनली बहुत ज़्यादा वेट करवाने के बाद वो आ ही गई थी। क्वीन तो आते ही इसे बातें सुना देती हैं कि मैकी से शादी जस्ट हरुई की होगी, तुम्हारी नहीं। वो अब यहाँ पे इनकी बातें सुन के एकदम सरप्राइज रह जाती हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रही हैं। अब जैसे ही ये सब वहाँ से चली जाती हैं तो वो पीछे से बुलान से ही पूछने लगती है कि आखिर ये हरुई है कौन। अब फिर वो उसे बता देती है कि वो तो हमारे जनरल की ही बेटी है। मम्मी फिर अपने बेटे से मिलने के लिए आई थी, जो बड़ा ही खुश होता है और साथ में मम्मी से ये भी कहने लगा था कि मुझे वाकई में मैट बहुत अच्छी लड़की लगी है, मैं ज़रूर उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहूँगा। ये सुन के मम्मी तो ज़रा भी खुश नहीं लग रही होती कि कार्निका की दफ़ा भी तो इसने ऐसा ही कहा था। मीन इसकी पसंद तो बदलती ही रहती है। इसके बाद सीधी कार्निका को आज़ाद करने के लिए ही पहुंच आई होती हैं कि तुम्हारी दुश्मन प्रिंस को तुमसे छीनने के लिए आ चुकी है, सो उससे तुम खुद ही निमट लो, मैं तो तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर रही हूँ। दूसरी तरफ हमें बुलान को दिखाया जाता है, जो कि मैट के मुतालिक कुछ बात करने के लिए इन लोगों के पास पहुँच आई थी। और दूसरी तरफ मैट तो उधर एक मेड को लॉक करके खुद केविन को ढूंढने जाने का सोचती है कि इतना टाइम हो चुका है, मेरी उससे मुलाकात हुई ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ रह गया। और बस तभी यहाँ पे हमें कार्निका को दिखाया जाता है, जो कि अचानक ही इसके सामने आ गई थी। कार्निका ने तो इसे पकड़ के मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यहाँ पे इस बेचारी का गला ही दबाने लगती है। ये तो शुक्र है कि केविन ऊपर से टाइम पे पहुंच जाया था, वो मैट को संभालता है, जबकि साइन कार्निका को। फिर भी ये नाइफ मैट को मारने ही लगती है कि आगे से केविन आ जाता है। सो इस तरह मैट जख्मी होने से बच गई थी। साथ ही साथ उसे केविन की भी फिक्र होने लगती है कि पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं। सो अपने डॉक्टर को इसने केविन के पास ही लेके जाने का डिसाइड कर लिया था। प्रिंस मैट के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके जाने लगते हैं कि मैं उसे सरप्राइज़ दूंगा, पर अंदर हुए इंसिडेंट का मालूम होते ही खुद ही सरप्राइज रह जाता है। इधर ये फिर डॉक्टर को लेके केविन के पास पहुंचती है। खुद भी कुछ फर्स्ट एड वगैरह के बारे में जानती थी, इसलिए केविन के पास ही रुक जाती है। जनरल के थ्रू जैसे ही क्वीन को पता चलता है कि मैट की बजाय केविन ही कार्निका की जगह जख्मी हुआ है, तो ये थोड़ी सी अपसेट कि हर दफ़ा उसी के बीच में आने की वजह से ही ना हमारा प्लान ख़राब होकर रह जाता है। मम्मी से पूछने प्रिंस आया था कि आपने ही कार्निका को मैट की तरफ भेजा था ना। मैट को केविन के लिए बड़ा ही बुरा फील होता है कि मेरी हेल्प करने के चक्कर में हर बार इसे ही अपनी लाइफ दाव पे लगानी पड़ती है। डॉक्टर के साइड पे होते ही ये उससे अपने बारे में बात करने लगती है, घुमा फिरा के उससे फिर पूछना तो चाह रही थी कि क्या तुम्हारे दिल में मुझे लेके कोई फीलिंग्स हैं। खुद तो उसे लव कर ही बैठी होती है, पर वो साफ मुकर जाता है कि नहीं, मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा भी नहीं, बस तुम्हारी शादी प्रिंस से हो जाए यही मेरे लिए काफ़ी है। अब ये सुन के वो तो फिर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और बस फिर इसे कोसती वहाँ से जाने की करती है। मम्मी फिर इसे अश्योर करवा देती हैं कि कार्निका को मैंने तुम्हारे और मैट के मुतालिक कुछ भी नहीं बताया, तुम उस बात की टेंशन मत लो। ये भी यकीन कर लेता है। इसके बाद वो तो सीधी फिर मैट को देखने के लिए आ गई थी। असल में जानना तो उन्हें यही था कि वाकई में इसे कोई चोट लगी भी है या नहीं। वापिस आके प्रिंस को कल ट्रिप पे जाने के लिए रेडी होने को कहती हैं कि तुम मैट के साथ अच्छा टाइम बिताना। असल प्लान तो तभी मैट पे अटैक करने का था। फिर हमें प्रिंस, मैट और केविन को दिखाया जाता है। इन पे सुथिप ने जैसे ही शूट किया था ना, मैट की कंडीशन तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तब तो केविन ने उसे अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर ली थी। ये बात नहीं जानता था कि यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंस भी तो मौजूद हैं और ये सब प्रिंस ने जाहिर सी बात है सुन ही लिया था। वो अब इस पे गुस्सा कि इसका मतलब केविन तुमने मुझे धोखा दिया है, और वो इसे गोली मारने ही लगता है कि केविन की आंख खुल जाती है। ये जस्ट उसका सपना ही था। जाते हुए सुतिप पे नज़र पड़ती है। वो थाईलैंड से वापस आ चुका था। अब तो ये परेशान कि कहीं मेरा ड्रीम सच में बदल ही ना जाए। अब मैकी को इस ट्रिप पे जाने से रोका तो उसने कहा नहीं माना। सो बात करने के लिए मैट के पास जाने लगता है कि देखो, अभी तुम लोगों का फिर यूँ सैर सपाटे पे जाना ठीक नहीं है। सो तुम इस बारे में प्रिंस को जाके मना कर दो। वो कहाँ इसकी सुनने वाली होती है, उल्टा यही कहने लगी थी कि खुद ही तो मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती लाए थे। अब जो वो कहता है मुझे करने दो ना, इवन के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती। अब ये उसे चुप कराने ही लगता है। तभी मेड ने आके इन्हें बता दिया था कि प्रिंस यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इनके साथ साथ तो हरुई और साइन भी जाने ही वाले थे।
केविन को जाने से क्वीन ने रोक दिया था कि आज का दिन तुम बस मुझे यहाँ पे सर्व करोगे, कभी मेरी बात भी मान लिया करो। उसे फिर रुकना ही पड़ जाता है, बेचारा क्या करता। सुदीप ने इन लोगों पे नज़र रखी हुई थी। इनके प्लान में केविन को जाने से रोकने के साथ साथ रूही को भी फिर यहाँ पे ट्रेन ही किया था कि रास्ते में फ्लावर्स पिक करने के बहाने से ना रुक जाना। प्रिंस भी बस यहीं पे ही ठहर जाता है, बस मैटी हॉर्स पे सवार रहती है। तभी सुदीप इस पे तीर का निशाना मारता है जो कि हॉर्स को ही लगा था। बस वो तो अंधाधुंध भागना स्टार्ट कर देता है। रूही को तो यहाँ पे स्कॉर्पियन ने ही काट लिया था, सो साइन को ही इसकी केयर करनी पड़ जाती है। वो इसे उठा के वहाँ से लेके जाने लगा था। कैमिन तो अब ऐसे ही हाथ बांध के बैठ तो नहीं सकता था ना, इसलिए जल्दी से फिर मौका मिलते ही वहाँ से फरार हो जाता है। दूसरे आदमी को पता चलने ही नहीं देता। आगे तो फिर सिचुएशन ही कुछ ऐसी बदली हुई थी। अब जैसे तैसे करके इसने एक बार फिर से मैट को बचा के उस पर एहसान कर ही दिया था। साथ में खुद के हाथ पे भी काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। साइन तो खैर इधर रूही को लिए फिर रहा होता है। मम्मी का गुस्से के मारे बुरा हाल के कैमिन को यहाँ से जाने किसने दिया। प्रिंस के कहने पे ये फिर कैमिन को इग्नोर करती उसके साथ ही वहाँ से जाने लगती है। वह वो भी कुछ नहीं कहता। किंग खुद पैलेस में फिर अपनी बीवी पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर जाते, इवन कि उनसे नाराज़ भी हो गए थे कि ज़रूर आज जो कुछ भी हुआ उसमें आपका ही हाथ होना है। आखिर को मैट का यहाँ आना ज़्यादा बुरा तो फिर आपको ही लगा था, पर मैं भी अपने प्रॉमिस से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। फिर वो कैमिन को देखने के लिए आते हैं, साथ में उसे थैंक्स भी कहने लगे थे कि तुम्हारी वजह से ही मैट और प्रिंस खतरे से हमेशा बच जाते हैं। अब इधर ही हमें फिर मैकी को दिखाया जाता है जो कि इधर मैट को देखने के लिए आया था कि क्या तुम ठीक हो। वो फिर उसे इशारा करवाती है कि यस बिल्कुल मैं ठीक हूँ। अब इसे ज़रूर कैमिन का पता करने को ही कहने जाने के लिए ही कह रही थी कि उसकी ज़रूर ख़राब होनी है तबीयत, हमें जाके उसका पता करना चाहिए। अब जाहिर है वो हमेशा ही हमारा साथ देता है, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जाके उसे देखें। यहाँ पे वो भी इसकी बात मान जाता है कि ठीक है, थोड़ी देर के बाद मैं ज़रूर उसका हालचाल पूछने के लिए जाऊँगा। माहिर आके अपने लाडले सर्वेंट की हालत ख़राब देख के हैरान, वो तो उसे बता देता है कि मेरी ये कुटाई जनरल की वाइफ नहीं करवाई है कि मैंने कैमिन को आपके पीछे जाने दिया था। ये बात मैं जस्ट आपसे ही शेयर कर रहा हूँ, सो प्लीज़ किसी को मत बताइएगा वरना फिर से मेरी शामत आ जानी है कि मैंने ये सब आपसे क्यों कहा। वो थोड़ा सा भड़क तो जाता है कि उन्हें आखिर ये सब करवाने की क्या ज़रूरत थी। कैमिन हमारा भला ही तो चाहता है, पर उसे रोकने की हिम्मत उन्होंने क्यों की, उनसे तो मैं फिर बाद में ही पूछूंगा। मैं तो इन गार्ड से बच के कैमिन को देखने जाना चाहती थी, पर ना, अब नामुमकिन को मुमकिन बनाना तो उसे आता था। कैमिन के लिए साइन मेडिसिन ये फिर रहा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कड़वी होती है। बाकी सबसे तो उसे इतना डर नहीं लगता था, पर मेडिसिन लेने में इसे मौत ही आती है। अब ये चोरी चोरी उसे जैसे ही फेंकने लगता है ना, तो यहाँ पे मैट देख लेती है। वो तो गार्ड्स को चूना लगा के इधर आ ही चुकी थी और बस फिर खुद ही आके इसे मेडिसिन भी पिलाने लगती है, साथ ही साथ सूप भी देने लगती है, और वो भी बाकायदा अपने हाथों से। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है कि अगर किसी ने हमें यहाँ पे देख लिया ना तो फिर मेरी खैर नहीं। वेल वो सब यही समझेंगे ना कि आखिर एक क्वीन बॉडीगार्ड की इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रही है। वो इसे वहाँ से जाने को बोलने लगा था, पर ये नहीं मानती कि अब क्वीन तो मैं ही बनने वाली हूँ ना, तो तुम्हें वही करना होगा जो मेरा ऑर्डर होगा। उसने भी एक बहाने से इससे प्रॉमिस भी लिया था कि बाकी तो ठीक है, पर यूँ चोरी चोरी चुप के यहाँ ना आया करो। दोनों के बीच थोड़ी सी मस्ती वाली फाइट भी दिखाई जाती है, जिसके बाद यहाँ पे ये तो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ जाते हैं। इससे पहले कि इनकी हार्ट बीट फास्ट होती, अब ये तो फॉरन से साइड पे हो जाती है। प्रिंस भी कैमिन को देखने के लिए यहीं पे आया था। वेल शुक्र है कि ये दोनों उस वक्त साइड पे हो चुके थे। अब मैट पे नज़र पड़ते ही खुश के चलो सही है, तुम भी यहाँ पे आई, दोनों मिलकर ही वापस जाएंगे। रात को कैमिन अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है। एक तरफ मैट थी जिसे वो बहुत ही लव करता है, और जबकि दूसरी तरफ जिसे वो अपना भाई मानता है प्रिंस था। खैर इस बार उसने अपनी ड्यूटी को ही ज़्यादा लव से प्रेफर किया था कि नहीं, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना चाहिए, बाकी बातें तो फिर बाद में ही देखी जाएंगी। प्लान के एक बार फिर से फेल होने पे जनरल की शक्ल देखने वाली होती है कि अब कैमिन के साथ तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। हर दफ़ा अपनी टांग बीच में अड़ा देता है। हरुई ने इल होने का नाटक किया हुआ था, अब की बार जैसे ही फायर लीव्स लेने के लिए जाती है ना, तो तब इस पे साइन की नज़र पड़ जाती है। किंग कुछ बात करने के लिए मैट से मिलने के लिए आए थे, वो तो खुश हो जाती है। साइन ने अब यहाँ पे इसे पकड़ा हुआ था कि ये हाथ में क्या छुपाया हुआ है, कहीं तुम मैट को हर्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रही हो ना।
तो यहाँ पे ये उसे दिखा देती है कि फायर लीव्स है, चलो ये खाने से मैं इतनी ज़्यादा तो इल हो जाऊंगी कि मॉम डैड कुछ गलत करने के लिए फिर मुझे अपने साथ शामिल तो नहीं करेंगे ना। इस वक्त हरुई उसे काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट लगती है कि हर दफ़ा मॉम डैड के चक्कर में यही उनके बीच आ जाती है। किंग पहले तो मैट का शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने प्रिंस के साथ शादी करने के लिए हाँ जो की है, इसके लिए तो मैं हमेशा ही तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। अब बहुत जल्दी ऑफिशियल इसे सबको प्रिंस की फियांसी कह के इंट्रोड्यूस करवाने का भी इन्होंने डिसाइड कर ही लिया था कि हमें ज़रूर एक फंक्शन करना चाहिए। बाहर कैमिन भी किंग और मैट को ही देखने के लिए आया होता है। अभी भी जो भी उन्होंने डिसीजन लिया था ना, इस बारे में इन्होंने कैमिन को भी बता दिया होता है। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाता है। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें, साथ ही साथ कमेंट भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।